वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? बढ़िया, मजे में होना एकदम बढ़िया ही चाहिए। तो इन प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बैंकिंग। हमने देखा था कि बैंक एक वो इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और हमें लोन देता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था। एंड हमने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक भी देखे थे, जिसमें हमने कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग बिल और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में भी पढ़ा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। तो आज बात करते हैं हम लोग एक न्यू टॉपिक की। उससे पहले आपको मिलवाती हूँ इनसे। ये एक प्यारी सी लड़की है, कहती क्रिसमस आ रहा है, शॉपिंग तो करनी बनती है। लेकिन फिर इसने जब देखा बाहर इतनी ठंडी है, कहती शॉपिंग भी करनी है पर बाहर जाने का भी मन नहीं है, क्या करूं? तो इसकी मॉम बोले इतना क्या सोच रही है, ऑनलाइन शॉपिंग कर ले। इसने बोला हाँ। फिर से इसने अमेज़न इंस्टॉल किया और शॉपिंग शुरू कर दी। आप लोग भी शुरू कर लीजिए ना क्रिसमस की शॉपिंग। तो चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक की। जैसे इसने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली घर बैठे बैठे, क्या ऐसे हम लोगों को बैंकिंग सर्विसेज अगर ऑनलाइन घर बैठे मिल जाए, लंबे लंबे लाइन में ना लगना पड़े, तो कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा ना। तो क्या हमको बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन मिलती है? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा बैंकिंग सर्विसेज क्या है, लेकिन क्या वो सर्विसेज हमें घर बैठे मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती हैं। डिजिटल इंडिया है भाई अपना। तो ई बैंकिंग ही आज का हमारा टॉपिक है। अब बैंक की सर्विसेज घर बैठे बैठे, बैंकिंग सर्विसेज प्रीवियस लेक्चर में आप समझ चुके हो कि अगर आपको चाहे अकाउंट ओपन करवाना है, कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाना है, फंड ट्रांसफर करने हैं, तो क्या है, अब ये सर्विसेज घर बैठे बैठे इंटरनेट की हेल्प से ले सकते हो। सो हेयर ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ई बैंकिंग को आप ऑनलाइन बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग भी बोल सकते हो। लेकिन इस ई बैंकिंग के क्या हम कस्टमर्स को कुछ फायदा हुआ है? क्या है इसके बेनिफिट्स? चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिजिटल पेमेंट एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। अब डिजिटल पेमेंट क्या है? ये एक पर्सन है, ये कहता कि मुझे मेरे ब्रदर को पैसे ट्रांसफर करने हैं, लेकिन कहता इतने डिस्टेंस पर वो है, मतलब काफ़ी दूर है, 1-2 घंटे का रास्ता है, क्या करूं? तो कैश लेके जाना तो वो कह रहा यार मुश्किल है। फिर वो कहता है ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं गूगल पे कर देता हूँ। ये क्या है? डिजिटल पेमेंट है। आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आप वहाँ पे कैश ना पकड़ा के अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करते हो, तो ये क्या है? डिजिटल पेमेंट्स है। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट आप समझ गए। प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में पता रहता है कि कितना पैसा खर्च हो गया, कितना किसको दिया, ये सब चीज़ें आपकी आंखों के सामने है। तो ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में फिर क्या है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो करप्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, वो नहीं हो पाती, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी आंखों के सामने, आपको सब पता रहता है कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है, सब आपको पता है। नेक्स्ट है 24/7 अवेलेबल। अब ये एक पर्सन है, ये ना बहुत उदास बैठा है, कहता है यार मुझे मेरे गांव में पैसे भेजने थे, लेकिन बैंक तो बंद हो गया। आपको पता है बैंकिंग आवर होते हैं उस टाइम के बाद फिर वो बैंक नहीं अब जा सकते। कहता मैं क्या करूं, बैंक बंद हो गया है, लेकिन मुझे अर्जेंट आज के आज अपने गाँव में, अपने विलेज में पैसे पहुंचाने थे। तो इसका फ्रेंड बोला एक काम कर, तू इतना मायूस मत हो, तू ऑनलाइन पेमेंट कर दे, ऑनलाइन अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे ना। ये कहता अरे हाँ, तो क्या है इससे, ऑनलाइन से क्या फायदा हुआ है कि आप लोग, अब आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ इतने टाइम के विद इन ही आप लोग क्या है अपना अगर ट्रांसफर करने हैं पैसे तो कर सकते हो। नहीं, अब 24 घंटों में जब मर्जी ट्रांसफर करो, चाहे आधी रात को करो, सुबह करो, जब मर्जी करो। 7 डेज बैंक की हॉलीडे की, अब आपको टेंशन नहीं कि आज तो बैंक बंद है, अब मैं क्या करूँ। आपको इस बात की टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन का ये फायदा है कि 24 आवर एंड 7 डेज। ओके, नेक्स्ट है डू ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनीवेयर। अगर मान लो ये पर्सन है अपनी ऑफिस में बैठा है, इसको अचानक याद आया कि इसको तो अपने सिस्टर को पैसे ट्रांसफर करने थे,
तो इसको भाग के फटाफट से बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, अपनी ऑफिस में भी बैठा बैठा क्या है ये ट्रांसफर कर सकता है पैसा। चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, घर पे बैठे हो, आप कहीं से भी क्या है, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। नेक्स्ट है ग्रेटर सेटिस्फेक्शन। एक पर्सन गया, उसको पैसे ट्रांसफर करवाने थे किसी को, बैंक में उसको लंबी लाइन में 2 घंटे खड़ना पड़ा। माना कि पैसे ट्रांसफर हो गए, लेकिन 2 घंटे आपको बैंक में खड़ना पड़ा, आपको अपना काम छोड़कर आना पड़ा। क्या आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है? नहीं ना, कितनी खज्जल खराबी होती है। हाँ, वही अगर ट्रांसफर आप बैठे बैठे कुछ मिनटों में कर रहे हो तो आप कितना सेटिस्फाइड होते हो कि हाँ मेरा टाइम बच गया। ठीक है। नेक्स्ट है लोअर रिस्क। ये जो पर्सन है ना, इसने देने हैं 2 लाख रुपीस। कितने? 2 लाख रुपीस। ये निकला बैंक से बाहर 2 लाख लेकर, इतना कैश लेकर अगर आप जाओगे, चोरों की सीधी नजर जाएगी, इसी को पकड़ो, इसके पास ही है कैश, लेके जा रहा है टैक्स चाहिए। लेकिन अगर यही पैसा, ये 2 लाख रुपए इसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे तो क्या ये सेफ है? बिल्कुल। तो यहाँ चोरों की नजर गई नहीं। तो क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग में क्या है, रिस्क कम रहता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंट। अब तक हम इतने पॉइंट से क्या समझ रहे हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग कन्वीनियंट है। कैसे? 24/7 अवेलेबल है, कहीं पर भी घर बैठे, ऑफिस में बैठे, ट्रैवल करते आप ये सर्विसेज ले सकते हो, किसी को अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, कोई पेमेंट करनी है आप कर सकते हो। ठीक है। और इसमें रिस्क भी कम है। तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या हमारी कन्वीनियंट रहती है। अब अगर कस्टमर्स को इतने बेनिफिट्स हो रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग से, ई बैंकिंग से, तो क्या बैंक्स को कुछ फायदा होता होगा? बिल्कुल होता होगा। अब बात करते हैं बेनिफिट्स टू बैंक्स, कि बैंक्स को ई बैंकिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है, ये कुछ पर्सन्स हैं, एक बैंक इनके नज़दीक में है ये, और एक बैंक जो है वो दूर है। ये बैंक इनको इंटरेस्ट देता है 5%, ये देता है 8%। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक तो बैंक में बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, दूसरा ये कहते हैं कि बैंकिंग आवर की भी टेंशन है कि जिस टाइम बैंक खुले हैं उसी टाइम पीरियड में ही आपको जाना रहता है। तो ये कहते हैं कि भले ही हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देता है, लेकिन बैंकिंग आवर भी देखनी है, ऊपर से लाइन में भी लंबी लगना पड़ता है, अपना काम धाम छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि यहीं पर ही ठीक है, हम लोग इसी बैंक में अपना खाता खुलवा लेते हैं भाई, यही बैंक ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग है, ई बैंकिंग की वजह से इनको क्या ही मजबूरी है कि ये यहाँ जाए। अब तो डिस्टेंस की कोई टेंशन ही नहीं है, काम तो ऑनलाइन होना है, तो ये लोग इजीली अब इधर स्विच कर सकते हैं। तो मतलब वो बैंक्स जिनको डिस्टेंस की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से पहले कस्टमर्स नहीं इतने आ पा रहे थे, क्या अब ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से उनके पास कस्टमर्स आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो क्या इनको ई बैंकिंग का बेनिफिट हुआ? बैंक को हुआ। नेक्स्ट है लेस मैनुअल वर्क। आज के टाइम पे काम क्या हो रहे हैं, ह्यूमन ऑपरेटर्स कम कर रहे हैं, मोस्टली काम ऑटोमेटेड वर्क हो रहा है। ऑटोमेटेड वर्क होने से क्या मैनुअल वर्क कम हुआ? बिल्कुल हुआ। नेक्स्ट है बेटर एफिशिएंसी। अब काम कंप्यूटराइजेशन से हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड काम होता है तो उसमें एरर के चांसेस कम रहते हैं, प्लस आपका सारा डाटा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है, तो फ्रॉड के चांसेस भी कम है। इन शॉर्ट क्या है, आपकी एफिशिएंसी जो क्या है वो बैंक्स की इम्प्रूव हो रही है। रेवेन्यू ग्रोथ। बैंक्स का रेवेन्यू कैसे ग्रोथ हो रही है? एक तो सारा काम प्रॉपर्ली एफिशिएंसी से हो रहा है, वेस्टेज नहीं इतनी हो रही है। ठीक है, पेपरलेस वर्क हो रहा है, पेपर का खर्चा बचा, प्लस क्योंकि काम ऑटोमेटेड हो रहा है तो वहाँ पे स्टाफ कम जरूरत पड़ रही है आपको, उनकी सैलरीज का खर्चा बच रहा है, तो क्या है आपकी जो रेवेन्यू है उसकी ग्रोथ हो रही है। और ऊपर से अब आपके पास कस्टमर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट है इजीली अट्रैक्ट कस्टमर्स। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आपको भी ऐसी कॉल्स आती होगी बैंक से कि हमारे बैंक में ये सर्विस दी जा रही है। ठीक है कि अगर आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, आपको ये स्कीम है वो स्कीम है, ऐसे फोन्स आते होंगे। तो बैंक क्या करते हैं, कहते हैं ईमेल से, अपने ऐप्स के थ्रू या फिर फ़ोन कॉल्स के थ्रू क्या अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑल दिस आर द बेनिफिट्स जो बैंक्स के, ये सब क्या बैंक्स को जो फ़ायदे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है
बाय ई बैंक। तो ये आप लोगों को बेनिफिट्स टू बैंक्स एंड कस्टमर्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई बैंकिंग। सो सबसे पहले बात करते हैं एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम कार्ड आप सबको पता है, ठीक है। तो देखिए ये एक पर्सन है, ठीक है, इसने क्या करा, एटीएम मशीन में कार्ड इंसर्ट करा, ठीक है, अपना आइडेंटिफिकेशन कोड उसमें एंटर करा। अगर वो कोड अप्रोप्रिएट है तो क्या होगा, इसको सर्विसेज मिल गई। कौन सा सर्विस, ये कैश विड्रॉ करवा सकता है, अगर ये चाहता है अपना अकाउंट स्टेटस चेक करवाना तो ये वो भी चेक कर सकता है, फंड ट्रांसफ़र करना चाहता है, डिपॉजिट करवाना है फंड अगर, तो ये सब सर्विसेज ये ले सकता है। उसके लिए क्या है कि इस पर्सन के पास एटीएम कार्ड हो, ठीक है, वो कार्ड मशीन में इंसर्ट करा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कोड डाला, अगर वो कोड अप्रोप्रिएट है तो आप इसमें से कोई भी सर्विस ले सकते हो, चाहे आप कैश विड्रॉ करना चाहते हो, अपना अकाउंट स्टेटस चेक करना चाहते हो, फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो, डिपॉजिट करवाना चाहते हो फंड, आप इसमें से कोई भी सर्विस ले सकते हो। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड भी हमें क्या है, बैंक इशू करता है। डेबिट कार्ड, फॉर एग्जांपल ये एक कस्टमर है, ठीक है, ये शॉपिंग करने गया। डेबिट कार्ड क्या है, वो कस्टमर के बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। ये कस्टमर है, ये बैंक में शॉपिंग करने गया, अब इसने सेलर को कैश ना दे करके क्या करा, जो कार्ड है वो इसने स्वाइप करा। उससे क्या हुआ, कार्ड स्वाइप करने से कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे कहाँ ट्रांसफ़र हो गए, सेलर के अकाउंट में, इसके अकाउंट में क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। तो क्या हुआ, डेबिट कार्ड बैंक इशू करता है, वो कस्टमर के बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है। जब वो कार्ड स्वाइप करता है तो फिर क्या है, कस्टमर के बैंक अकाउंट से वो पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में यही चीज़ है, बस उसमें ये डिफरेंस है कि क्रेडिट कार्ड जो है उसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर है, ठीक है, ये शॉपिंग करने गया, ये अपने साथ क्रेडिट कार्ड लेकर गया, इसके पास कैश नहीं है, इसने इसके अकाउंट में कितने थे, 50,000 रुपये, कितने थे, 50,000 रुपीज़, लेकिन इसने शॉपिंग कर ली 60,000 की। अब जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो इसको किसने कहाँ, वो जो एक्स्ट्रा 10,000 इसको बैंक ने दिया वो क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, इस पर्सन की, मतलब जो पर्सन्स हैं, जो कस्टमर हैं, उनके क्रेडिट स्कोर को ध्यान में रख कर ही दिया जाता है, ठीक है, कि बैंक को हो कि हाँ ये पर्सन सच में क्या है, जो इसने अब जो एक्स्ट्रा 10,000 लिए हैं जो मुझको रिटर्न करेगा। इस फैसिलिटी के लिए क्या बैंक इससे कुछ चार्जेस भी चार्ज करती है, ठीक है। यही डिफरेंस है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, कि क्रेडिट कार्ड में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है लेकिन डेबिट कार्ड में नहीं। डेबिट कार्ड में जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, आप बस उतना ही खर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑनलाइन पेमेंट। इसके अलावा हमें क्या सर्विस मिलती है कि आप लोग भी यूजुअली अपने बिल्स पे करते होंगे, टैक्स पे करते होंगे, तो ये सब अब ऑनलाइन पे होता है, ठीक है, तो ये सर्विसेज भी हमें मिली हैं। नेक्स्ट है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये जो है ये आरबीआई ने 2005 में लॉन्च करा था। इस ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड होना चाहिए। इसमें क्या है, इसकी एक लिमिटेशन पता क्या है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की, कि आप लोग ना अगर मान लो ये पर्सन इस पर्सन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है तो उसी वक्त में ये इमीडिएटली नहीं ट्रांसफ़र हो जाते, घंटा 1.5 घंटा ऐसे लगता था, टाइम लगता था। मतलब अगर इसने इसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो जब इसको ट्रांसफ़र करता है उसी टाइम इसके पास वो पैसा नहीं पहुंचता, उसमें टाइम लगता था, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि बैंकिंग आवर्स के दौरान ही, कि जिस टाइम बैंक खुले होते हैं सिर्फ उसी टाइम में ही आप क्या हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते थे। लेकिन 2019 दिसंबर 2019 से अब ये प्रॉब्लम नहीं रही है, मतलब ये भी 24/7 अवेलेबल है। दिसंबर 2019 से पहले ऐसा था कि आप लोग क्या है नेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग आवर के दौरान ही ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दिसंबर 2019 से 24/7 है ये भी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या टाइम लग जाता है एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में, ठीक है, आधा घंटा या घंटा लगता है। तो फिर इसीलिए 2005 में आरबीआई ने क्या लॉन्च करा, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब
अब उसी टाइम में ही, अब घंटे 2-2 घंटे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मिनिमम लिमिट है कि अगर आप लोग मान लो ये पर्सन इसको अगर 50,000 ट्रांसफ़र करना चाहता है, फिर ये इसको यूज़ नहीं कर सकता, फिर यही है, फिर इसको NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो इसको 2 लाख से ज़्यादा की पेमेंट करना चाहता है, फिर आप लोग क्या है RTGS की सर्विस ले सकते हो। तो इसमें यही मैं कि लिमिट सेट करी गई है कि 2 लाख से ज़्यादा की पेमेंट से आप कर सकते हो, ठीक है। और ये भी पहले बैंकिंग आवर के दौरान ही आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन दिसंबर 2020 से ये भी क्या है 24/7 हो गया है, मतलब 24 घंटे सातों दिन जब मर्जी ट्रांसफ़र आप लोग कर सकते हो। तो ऑल दिस आर द सर्विसेज। इसके अलावा आप लोग गूगल पे करते हो, पेटीएम करते हो, ये सब भी क्या है सर्विसेज है विच आर प्रोवाइडेड बाय ई बैंकिंग। सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक करें और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।